हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 2022 के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट। दोस्तों जी हाँ, आपके एग्जाम में इंग्लिश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? तो टोटल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके जो वोकेबलरी सेशन होता है उसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आपके लिए जो वोकेबलरी सेशन है उसको हम स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, जो आपका इंग्लिश का पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको कुल 15 प्रश्नों को हम बताएंगे। और 15 प्रश्न जो होंगे ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके प्रश्न हैं। यही प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को क्या कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। ठीक है, और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्नों को आपने सही कर पाए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सभी प्रश्न जो है आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि ए पर्सन लिविंग परमानेंटली इन ए सर्टेन प्लेस। कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि एक ऐसा आदमी जो रहता है कहाँ पे, किसी पार्टिकुलर जगह पर, किसी निश्चित स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो पहला आपके पास ऑप्शन है रेसिडेंट, दूसरा कौन सा हो गया नेटिव, तीसरा आपके पास ऑप्शन है डोमिसाइल और चौथा कौन सा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो कि इन 4 ऑप्शन आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत ही नियरेस्ट ऑप्शन होते हैं, किसी को आप गलत नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे जो उपयुक्त होते हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है सबसे अधिक उत्तर होने की, वो आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए पर्सन लिविंग परमानेंटली इन ए सर्टेन प्लेस, तो मतलब एक ऐसा आदमी एक निश्चित स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम लोग, डोमिसाइल बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अधिवास बोलते हैं, जो रहते डोमिसाइल बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि नेटिव मतलब क्या होता है। नेटिव मतलब क्या होता है कि मूल निवासी, जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं उसे क्या बोलते हैं, नेटिव बोलते हैं। ठीक है, और रेसिडेंट क्या होता है, रेसिडेंट्स बोलते हैं हम लोग, निवासी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहता है कि मानिया फॉर स्टेलिंग आर्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, मानिया फॉर स्टेलिंग आर्टिकल मतलब होता है कि लेख चोरी करने के लिए उन्माद। यानी दोस्तों कोई लेख जो है चोरी करता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आर्टिकल आप किसी चीज़ पे लिखते हैं तो उसको क्या करता है, चोरी कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि उसे चुरा लिया जाता है अपने लेख में यूज करने के लिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मानिया फॉर स्टेलिंग आर्टिकल्स, यानी कि जो लेख को चुराने वाले होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो पहला आपके पास ऑप्शन है हाइपोमानिया, दूसरा कौन सा हो गया क्लेप्टोमानिया, तीसरा आपके पास ऑप्शन है लोगोमानिया और चौथा कौन सा हो गया स्टेलोमानिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्लेप्टोमानिया जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कि जो मानिया फॉर स्टेलिंग आर्टिकल, जो आर्टिकल को जो चुराते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमानिया बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए जिसमें आपको इंग्लिश प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी का ले लीजिए आप दोस्तों, एमटीएस ले लीजिए, या कोई भी इंग्लिश का एग्जाम ले लीजिए, आपको ये प्रश्न आपको जरूर देखने को आप मिलेंगे। कह रहा है कि वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, यानी दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि मानव जाति के से प्रेम करने वाले को क्या कहते हैं। यानी कि वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, मतलब कि मानव जाति से जो प्रेम करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं। पहला है ऑप्टिमिस्ट, दूसरा कौन सा हो गया फिलैंथ्रोपिस्ट, तीसरा के पास है ऑप्टोमेट्रिस्ट और चौथा कौन सा हो गया टरंट। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर होगा कि फिलैंथ्रोपिस्ट जो होती है वो मानव जाति से प्रेम करने वाले को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जो ऑप्टिमिस्ट होती है इसका मतलब क्या होता है, आशावादी होता है। ठीक है, ये दोस्तों जो कोई आशावादी व्यक्ति होते हैं कि जो सोचते हैं कि ये काम होगा ही, यानी कि जिसके पास पेशेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आशावादी बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है एग्जाम में ये प्रश्न इसका अपोजिट पूछा जाता है, तो ऑप्टिमिस्ट का जो अपोजिट होता है यानी कि एंटोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेसिमिस्ट होती। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, यानी कि जो मानव जाति से प्रेम करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि परोपकारी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि एक गवर्नमेंट रन बाय डिटेक्टर इज टर्म एज, मतलब एक ऐसा जो शासन जो किसके द्वारा चली जाती है, तानाशाह द्वारा चलाई गई एक शासन को क्या बोलते हैं। तो पहला आपके पास ऑप्शन है ऑटोक्रेसी, दूसरा कौन सा होगा डेमोक्रेसी, तीसरा के पास ऑप्शन है ओलिगेसी और चौथा कौन सा होगा थियोक्रेसी। ठीक है दोस्तों, जो तानाशाह सरकारें होती है जो अपने आप
से चला जाती है, मतलब कि किसी जनता से नहीं पूछी जाती है, अपने मन के मुताबिक जो सरकार चलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि तानाशाह सरकार बोला जाता है। जैसे कि किम जोंग की सरकार है, वो क्या है, एक तानाशाह सरकार है, ठीक है। वहाँ पे जनता की बातें नहीं सुनी जाती है, वहाँ अपने आप जो सरकार वहाँ पर होती है, जो बनी हुई रहती है, वो अपने मन के मुताबिक काम करती है, ठीक है, उसे तानाशाह बोलते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी ये हमारे भारत में है, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता की बातों को सुना जाता है, इसका मतलब होता है जनतंत्र, ठीक है। यानी कि जो जनता जो चुनती है सरकार को, उसी पे ये काम करती है ये चीज़ें, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के बारे में कहा था अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए तथा जनता के द्वारा संचालित सरकार है। किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में। दोस्तों बात करते हैं कि ओलिगार्की के बारे में क्या होता है। ओलिगार्की किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है कुलीन तंत्र, ठीक है। मतलब कुलीन तंत्र मतलब ये हुआ कि जैसे कि पहले ज़माने में क्या होता था कि जो वंश के अनुसार ही काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आज हमारे पापा जी राजा बने हुए हैं, तो उसके बाद हम बनेंगे, उसके बाद हमारे बेटे बनेंगे। इस तरह से जो वंश की जो होती थी कुल जो होता था, उस तरह से जो प्रजातंत्र चलती थी, जो शासन चलता था, उसे हम लोग क्या बोलते थे? कुलीन तंत्र बोलते थे। और थियोक्रेसी क्या होता है? ये धर्म तंत्र होता है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का कोई बना हुआ है, तो आगे जो बनने वाला है वो हिंदू ही बनेगा, या कोई मुस्लिम का बना है तो आगे मुस्लिम ही बनेगा, या कोई सिख का बना है तो सिख ही बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि थियोक्रेसी मतलब क्या होता है? धर्म तंत्र होता है, ठीक है। और ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी होता है कि जहाँ पे तानाशाह सरकारें चलती है, वो अपने मन के मुताबिक सरकारें चलती है। उसका डेमोक्रेसी क्या होती है? जनतंत्र होता है, जहाँ पे जनता की बातें सुनी जाती है। ओलिगार्की क्या होती है? तो कुलीन तंत्र होती है, ठीक है, जहाँ पे कुल के तरह वंश वृद्धि के अनुसार ही वहाँ पे शासन चलती है। और थियोक्रेसी क्या होती है दोस्तों? थियोक्रेसी जो होती है वो धर्म के अनुसार शासन चलती है, वहाँ पे धर्मतंत्र इसे बोलते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कह रहा है, देखिए क्या है कि ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज इज़। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको सभी एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना देखी जा रही है। कह रहा है कि ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब कि एक ऐसा दवा जो सभी बीमारियों के लिए काम आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहला आपके पास ऑप्शन है मेडिसिन, दूसरा कौन सा हो गया? मेडिकल, तीसरा आपके पास ऑप्शन है मेडिसिया, चौथा कौन सा हो गया? पैनेसिया, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पैनेसिया दोस्तों क्या होती है? इसे हम लोग रामबाण बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा दवाई जो सभी बीमारियों के लिए यूज होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रामबाण बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज इज पैनेसिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठा प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, क्या है कि मोर देन इनफ इज अमाउंट और कैपेसिटी, मतलब कि अपने अधिक जो है, मतलब कि मोर देन इनफ इज अमाउंट ऑफ कैपेसिटी, मतलब क्षमता में पर्याप्त से अधिक, जो आपके पास क्षमता है उससे अधिक यदि आप कोई चीज़ को ले लेते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए पहला ऑप्शन है डेमोक्रेसी, दूसरा कौन सा हो गया? देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि मोर देन इनफ इज अमाउंट ऑफ कैपेसिटी, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि क्षमता में पर्याप्त से अधिक जो होती है किसी चीज़ के पास, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो पहला आपके पास ऑप्शन डेरोसेरी, दूसरा कौन सा हो गया? एम्पल, तीसरा आपके पास है इनएडिक्वेट, और चौथा कौन सा हो गया? लिबरल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे पास का राइट आंसर होगा कि एम्पल मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रचुर मात्रा में, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास कुछ भी चीज़ प्रचुर मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में होती है, तो वही प्रश्न कह रहा था कि मोर देन इनफ इज अमाउंट ऑफ कैपेसिटी, मतलब क्षमता से अधिक, पर्याप्त से अधिक मात्रा में कोई चीज़ होती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रचुर मात्रा में बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का प्यार हमें प्रचुर मात्रा में मिल रहा है दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं और उसे लाइक भी करते हैं। यदि आपका मन हो तो इसे शेयर भी करते होंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के जो है कंटेंट इस चैनल पर डेली अपलोड करते हैं, ठीक है। और आने वाले जो जितने भी दिन हैं उन सभी में हमको अच्छे अच्छे कंटेंट आपको लाने वाले, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, कह रहा है कि एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक ऐसा कार्यालय जहां पर जो है जिसके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है, ठीक है। यानी कि एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये तो इसका अर्थ हुआ, मेन अर्थ हुआ। लेकिन इसको समझने का मतलब ये हुआ कि आप कोई काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बदले आप कुछ भी चीज़ नहीं लेते हैं, ठीक है। आपका वहाँ पे क्या होता है? बड़प्पन होता है कि आप कोई भी काम किसी चीज़ को किसी व्यक्ति के लिए कर देते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको कोई चीज़ मेहनताना नहीं लेते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहला आपके पास ऑप्शन है हॉस्पिटेबल, दूसरा कौन सा गया? फ्री, तीसरा आपके पास है ऑनरेरी, और चौथा कौन सा गया? ग्रेटिस।
फीस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जो ऑनरेडी होता है ये क्या होती है कि बिना किसी मेहनताना से पैसे लिए हुए, ठीक है। मतलब होता है कि ऑनरेडी मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ कोई भी काम कर देते हैं आप और उसके बदले में आप कुछ भी चीज़ नहीं लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से फ्री बोलते हैं, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि परोपकार की भावना जिसमें होती है दोस्तों, उसी लोगों में क्या होती है, ये भावना होती है, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति आपको कोई काम कर देगा उसके बदले आपको कुछ भी नहीं लेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनरेरी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि ए हैंड राइटिंग बाय विच कैन नॉट बी इजली रीड, मतलब कि एक हस्तलिखित कोई भी चीज़ जो आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं। तो पहला का पास ऑप्शन है एलिजिबल, दूसरा कौन सा हो गया लीजिएबल, तीसरा ल्यूसाइड, चौथा कौन सा हो गया इडिएबल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ जो हाथ से लिखा हुआ चीज़ जो हमको आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एलिजिबल, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, यानी कि अस्पष्ट रूप से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है अस्पष्ट रूप से, मतलब कि कोई भी चीज़ को हम आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक से नहीं देख पाते हैं तो क्या होता है अस्पष्ट होता है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं ल्यूसाइड मतलब क्या होता है। तो ल्यूसाइड मतलब दोस्तों क्या होता है, आपको यदि आपको पता है बताइएगा दोस्तों। ल्यूसाइड मतलब होता है स्पष्ट रूप से, ठीक है। कोई भी चीज़ यदि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूसाइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा था कि ए रिटन हैंड राइटिंग बाय विच कैन नॉट बी इजली रीड, मतलब ऐसा लिखावट हस्तलिखन जो आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, एलिजिबल बोलते हैं, ठीक है। और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ चीज़, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि वन हु कम्स टू सेटल इन ए कंट्री, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी देश में बसने के लिए यहाँ पे आता है, ठीक है। किसी देश से जो बसने के लिए यहाँ पे आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। पहला आपके पास टूरिस्ट, दूसरा कौन सा हो गया इमिग्रेंट, तीसरा आपके पास इमिग्रेंट और चौथा कौन सा हो गया विजिटर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में, ठीक है। यहाँ पर वन हु कम्स टू सेटल इन ए कंट्री, कोई जो व्यक्ति जो बाहर से कोई हमारे देश में रहने के लिए आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये तो होगा कोई बाहर से कोई व्यक्ति जब हम आता है बाहर, जैसे मान लीजिए कि आपको हम एक ट्रिक की तरह समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बाहर से बाहर गए, ठीक है। आप यदि घर आते हैं, बाहर से घर आते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इन करते हैं, ठीक है। तो इन करते हैं ना, कोई चीज़ को इन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है दोस्तों, कोई व्यक्ति बाहर से जब अंदर की ओर आता है, यदि कोई व्यक्ति विदेश से अपने देश में रहने के लिए आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इन करते हैं, यानी इसलिए इमिग्रेंट हो गया। लेकिन जब कोई घर से बाहर की ओर जाता है, जैसे मान लीजिए कोई इंडिया में रहता है और इंडिया से कोई विदेश में रहने के लिए बसने के लिए चला जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। EMI बोलते हैं, इमिग्रेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आप एक ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई घर में हैं और घर से आप बाहर यदि जाते हैं तो आप क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। एग्जिट होता है ना, घर से बाहर जाना, यानी कि EX का प्रयोग करते हैं, ई वाला। तो यहाँ से भी आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बाहर विदेश से अपने देश में रहने के लिए आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने देश से बाहर में रहने के लिए जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप ये भी बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि वन हु इज हैबिचुअली गुड टू अदर, एक ऐसा व्यक्ति जो आदतन दूसरों के लिए अच्छा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पर। दूसरा कौन सा हो गया आपके पास से ऑप्शन है अल्ट्रुइस्ट, तीसरा के पास है एंगल, चौथा कौन सा हो गया ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है। दोस्तों जो आदतन कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो दूसरों के लिए अच्छा हमेशा करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, यानी कि परोपकारी बोलते हैं। परोपकार जिसके अंदर परोपकार की भावना होती है, मतलब कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहायता करता है, ठीक है, हमेशा सहायता करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, यानी कि परोपकारी बोलते हैं, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, परोपकारी होता है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये भी प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, कह रहा है कि ए प्लेस टू बरी डेड बॉडीज, एक ऐसा जगह जहाँ पर क्या कहते हैं, मरे हुए जो लाश होती है, मरे हुए जो बॉडी होती है उसको जलाया जाता है, मतलब दफनाया जाता है। बॉडी मतलब क्या होता है, दफनाना। तो उसे क्या बोलते हैं। पहला आपके पास है कैटाकोम्ब, दूसरा कौन सा हो गया क्रिप्ट, तीसरा आपके पास सिमेट्री और चौथा कौन सा हो गया स्पल्चर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक ऐसा जगह जहाँ पे क्या करते हैं, मरे हुए जो बॉडी होती है उससे दफनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। कब्रगाह बोलते हैं, क्या उसे बोलते हैं, सिमेट्री मतलब क्या होता है, कब्रगाह होता है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, सिमेट्री मतलब क्या होता है, कब्रगाह होता है, ठीक है दोस्तों।
तो इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो स्पेल्चा होता है इसका मतलब क्या होता है, कब्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वर्ड के लिए जो मीनिंग होता है यानी कि ए प्लेस टू बरी डेड बॉडीज, इसका मतलब क्या होता है, सिमिट्री होता है, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है कि लिविंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कई वर्षों से यहाँ पे एक ही जगह पर रह रहा है, बरसों और बरसों से जी रहा है, रह रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। पहला आपके पास ऑप्शन है पेरिनियल, दूसरा कौन सा हो गया परमानेंट, तीसरा आपके पास ऑप्शन है एनुअल और चौथा कौन सा कंटिन्यूस, ठीक है दोस्तों। देखिए ये लिविंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स मतलब वो कई वर्षों से रहने वाले व्यक्ति क्या बोलते हैं, पेरिनियल बोलते हैं, ठीक है। मतलब चिर अस्थाई, इसका हिंदी में क्या होता है, चिर अस्थाई होता है, मतलब कई वर्षों से जब एक ही जगह पर रहता है यानी कि वो चिर अस्थाई हो गया, यानी कि वो अस्थाई निवासी हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिर अस्थाई, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए परमानेंट मतलब क्या होता है, अस्थाई होता है, ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ अस्थाई हो जाता है, लेकिन जब हम कई चीज़ों से जी रहे हैं, रह रहे हैं, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है पेरिनियल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर कह रहा है कि द ईयरली रिटर्न ऑफ ए डेट, यानी कि जो वर्ष में फिर से जो वो डेट आता है, रिटर्न मतलब दोबारा आता है, यानी कि एक वर्ष में फिर से वो डेट वो दिन वापस आना, यानी कि 1 तारीख की वार्षिक वापसी, इसे हिंदी में कह सकते हैं कि 1 तारीख की वार्षिक वापसी को हम लोग क्या बोलते हैं। पहला आपके पास ऑप्शन है बर्थडे, दूसरा कौन सा हो गया रिकरेंस, और तीसरा आपके पास एनिवर्सरी, और चौथा कौन सा हो गया सेरेमनी, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एनिवर्सरी जो दोस्तों क्या होती है, जो 1 तारीख की वार्षिक वापसी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सालगिरह बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सालगिरह मनाते हैं ना, हम लोग किसी की शादी हो गई तो फिर से वही दिन जब आता है उसे हम लोग सालगिरह के रूप में मनाते हैं, ठीक है, सालगिरह। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी बोलते हैं दोस्तों। सेरेमनी मतलब क्या होता है, सेरेमनी होता है समारोह, क्या होता है, सेरेमनी मतलब होता है समारोह होता है, ठीक है। और एनिवर्सरी मतलब क्या होता है, सालगिरह होता है। और रेकरेंस मतलब दोस्तों क्या होता है, रेकरेंस में होता है पुनरावृत्ति, कोई भी चीज़ को जो पुनरावृत्ति करते हैं, यदि कि फिर से उसे हम दोहराते हैं उसे, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पुनरावृत्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या रहा था कि द ईयरली रिटर्न ऑफ ए डे, मतलब कि वार्षिक 1 तारीख की वार्षिक वापसी जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी बोलते हैं, यानी कि सालगिरह बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है कि वन हु कैन नॉट बी चेंज और रिफॉर्म्ड, एक ऐसा चीज़ जिसे कभी भी बदला और परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जो ऐसा चीज़ जिसे हम कभी भी क्या कर सकते हैं, जिसे बदला या सुधारा नहीं जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला आपके पास ऑप्शन है, आपके पास है इनवल्नरेबल, दूसरा कौन सा हो गया हार्ट डिडेंट, तीसरा आपके पास है इनकरिएबल, और चौथा कौन सा हो गया इनकोरिजेबल, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एक ऐसा चीज़ जिसे बदला या सुधारा नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं, इनकोरिजेबल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इनकोरिजेबल मतलब क्या होता है, हिंदी में बात करें इसका मतलब होता है असंशोधनीय, क्या होता है असंशोधनीय, मतलब कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि इसे बदला या सुधारा नहीं जा सकता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हमारे पास राइट आंसर होगा कि वन हु कैन नॉट बी चेंज और रिफॉर्म्ड, इसे क्या बोलते हैं, इनकोरिजेबल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोस्तों। देखिए ये जो है आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो MTS और CHSL का फॉर्म भी अप्लाई किए होंगे, तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप ऐसा नहीं है कि बस एक ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप उस बेसिस पर भी इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, द सेसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर सिग्निंग ए ट्रीटी। दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है कि संधि पर हस्ताक्षर करने से पहले युद्ध की समाप्ति। जैसे मान लीजिए अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, ठीक है, उसमें संधि जब तक होगा नहीं, मतलब कि जब एक दूसरे से बात नहीं मानेंगे, उसके संधि होने से पहले यदि युद्ध की समाप्ति हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यही प्रश्न कह रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आर्मिटाइज, दूसरा कौन सा होगा ट्रूस, तीसरा के पास है सीज फायर, और कौन सा होगा सस्पेंशन, ठीक है दोस्तों। आपने सुना होगा सीज फायर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कह रहा था कि एक संधि पर हस्ताक्षर करने से पहले युद्ध की समाप्ति को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं आर्मिस्टाइज, क्या बोलते हैं, आर्मिस्टाइज बोलते हैं, यानी कि युद्ध विराम,
ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, आर्मिस्टाइज मतलब क्या होता है, युद्ध विराम होता है। आप इस वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि ये अभी रिसेंटली में यूज हो रहा है ये वर्ड। तो जो एग्ज़ाम में रिसेंटली यूज होता है वही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए ये प्रश्न हमने आपके लिए लेके आया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा था कि द सेसेशन ऑफ ए वारफेयर बिफोर साइनिंग ए ट्रीटी, मतलब हुआ कि संधि पर हस्ताक्षर करने से पहले युद्ध की समाप्ति को क्या बोलते हैं हम लोग, तो आर्मी साइड बोलते हैं, यानी कि युद्ध विराम बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये 15 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्न आपने सही कर पाए हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी कि अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में करना है। और दोस्तों आपको इंग्लिश का ये सेशन कैसा लगा इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तब भी जा करके हम आगे जो है इंग्लिश के जो वीडियो है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ज़रूर इस वीडियो को रिस्पॉन्स कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारा आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। तो दोस्तों यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम निश्चित ही इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आगे, और आपको इंग्लिश की पूरी तैयारी हम भी करवाएंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई हो तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आपसे देख करके लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।